Hey, welcome back student to the first lecture of first chapter of मैथमेटिक्स क्लास 10th। और ये हमारा जो लेक्चर है वो रियल नंबर पे होने वाला है। अब देखिए, इससे पहले मैं रियल नंबर के बारे में शुरू करूँ, वैसे तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया हुआ है सब कुछ जो सिलेबस है क्लास 10 का। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अब देखिए, ये रियल नंबर जो है इसको सबसे पहले दो ही चीज़ हमको इसमें पढ़ना है, जैसे कि मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है। एक यूक्लिड का डिवीजन लेमा है और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। पर मैं उससे नहीं शुरू करना चाहता। मैं चाहता हूँ आपको कुछ रियल नंबर का पहले थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, क्योंकि कितने बच्चे तो 10th में आ जाते हैं लेकिन वो रियल नंबर जो 9th में पढ़े हुए अच्छे से उस सबको भूल जाते हैं, या 9th में अच्छे से पढ़े ही नहीं थे। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रिविजन टूर कराना चाहूँगा पहले, जो आप क्लास 9th में रियल नंबर के बारे में पढ़े थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना आप आगे सिर्फ क्वेश्चन बनाइएगा, समझिएगा नहीं। तो पहले रिवीजन टूर कर देते हैं हम लोग रियल नंबर का। रियल नंबर क्या था, कहाँ से आया था, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे दो चीज़ का। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसको पूरा देखेंगे, रिवीजन टूर देखेंगे, और जितना क्वेश्चन बनने वाला है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे वो सब करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये वीडियो 1 घंटे का जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत चीज़ में लगभग 70% प्लस सिलेबस आपका कवर होने वाला है। रेस्ट 20-30% जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। मतलब 2 लेक्चर्स में आपका पूरा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। चलिए फर्स्ट लेक्चर में हम शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम रियल नंबर के बारे में देखते हैं। तो याद हो अगर आपको, तो रियल नंबर जो है वो 2 नंबर का कलेक्शन है। एक है इसका रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ। मैं सब कुछ का डिफिनीशन नहीं लिखूंगा ऑफकोर्स, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं आपको बोलता जाऊँगा। आपको जिस चीज़ का डिफिनीशन नहीं आता होगा वो आप लिख लेना। और अगर आपको डिटेल में चाहिए ये सब, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स दिया हुआ है नीचे लेक्चर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो रियल नंबर सिंपली मीन्स कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर आपको रेशनल नंबर याद हो, रेशनल नंबर वैसे नंबर होते थे जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता था। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ पे p और q इंटीजर होते थे और q 0 के बराबर नहीं होता था। अगेन आपको इंटीजर का नहीं याद है तो हमारा मैं हेल्प आपको कर सकता हूँ। इरेशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट होता था, इर मतलब नॉट रेशनल, ठीक है। तो वो नंबर रेशनल नहीं होते थे, इनको इरेशनल कहते थे। इनको p/q के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता था, ओके। और ये कैसे होते थे, अक्सर जो स्क्वायर रूट नहीं होते थे, परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो सब जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, ³ √4 हुआ, तो ये सब कहा जाता था इरेशनल नंबर। और 2/3, 0, 7, -7/4, तो ये सब क्या होता था, रेशनल। तो ये सब तो बात हो गई किसका, रेशनल इरेशनल का। अब देखिए, रेशनल इरेशनल से भी पहले एक टूर था रिवीजन हम लोग का, वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक था नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर सिंपली था काउंटिंग, जो काउंटिंग मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक कैसे आए थे। नेचुरल नंबर सिंपली था काउंटिंग, जो शुरू होता था 1, 2 से और ज़्यादा था इनफाइनाइट तक। उसके बाद इसमें जीरो जो आ गया, अब जीरो कैसे आया, इसका क्या हुआ, तो उसके बारे में आपको देखना है। तो अगेन बेसिक में चले जाइए। तो होल नंबर, इसके बाद आया होल नंबर। होल नंबर में बस एक चीज़ ऐड हुआ, जीरो, और शायद 1, 2 और सब कुछ था ही। मतलब इसका ये एक पार्ट हो गया। अब इससे भी आगे थोड़ा आया इंटीजर। ऑफकोर्स फ्रैक्शन है, डेसिमल है, मैं उसका बात नहीं कर रहा। इंटीजर, इंटीजर था वो क्या था, तो इंटीजर था जितने होल नंबर है या नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी 1, 2, 3, इसके निगेटिव भी, यानी इससे पहले, निगेटिव इससे पहले आता है, तो -1, या -3, -2, -1, और इधर भी अनलिमिटेड यानी -इन्फिनिटी। और ये 0, 1, 2, 0 भी, ये सब हो गया क्या, इंटीजर। मतलब इंटीजर का अगर डिफिनीशन आप खोजिए, बुक में तो मिलेगा नहीं अक्सर में, पर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इट्स निगेटिव टुगेदर विथ 0। मतलब नेचुरल नंबर उसका निगेटिव और 0 क्या कहलाता है, इंटीजर। अब इसी से इंटीजर में ऑपरेशन होते होते बना था क्या, रेशनल नंबर, जिसके बारे में भी बात की है। ऑफकोर्स यहाँ फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी, पर उसको उतना बात करना नहीं है। डेसिमल तो एक तरह का फ्रैक्शन है। यही से आता था रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में भी कुछ कुछ कमी आ गई है, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर था। अब ये सब जो आया था रेशनल इरेशनल का कंसेप्ट, वो आया था, अगर आपको याद हो, जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालते थे किसी चीज़ का। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर, तो कोई भी नंबर जो होता है जैसे उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब एक्सप्रेसिंग इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, उसी को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर। अब देखिए, बहुत सारा को हम लोग किए, जैसे 2/3 को किए, 5/9 को किए, 8/17 को, बहुत सारे को किए, ठीक है। ऐसे करते हैं, √2 को किए, √3 को किए, तो सबका डेसिमल एक्सपेंशन लिखे। तो हम लोग को 2 ही केस मिला। अगेन आपको डिटेल वीडियो क्लास 9 में था, मैं एक एक चीज़ करके मैंने दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि ऐसा ऐसा होता है। डेसिमल एक्सप्रेशन 2 ही तरह का होता था। एक होता था कि खत्म हो जाता था, टर्मिनेटिंग, ठीक है, जैसे उसको बोलते हैं टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो खत्म हो गया उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एग्जांपल में अगर 2/5 हो तो इसको आप करना चाहे तो 5 0.4 हो जाएगा और यहाँ कंप्लीट हो गया। जैसे 20/2 है तो ये कितना हो गया, 10, और 10 कट के कंप्लीट हो गया। लेकिन यही मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ जहाँ पे एक केस हो जाएगा कि जहाँ खत्म होगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेट। एग्जाम्पल दीजिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग में मैं एग्जाम्पल दे दूँ। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 7/5, तो
तो देखिए तो 7/5 खत्म होता क्या, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो 7/5 देखने के लिए एक बार हम लोग कर लेते हैं 5 1 जा 5। ठीक है, अब 5 1.4, हाँ ये हो गया। ठीक है, और एग्जाम देख लेते हैं। ये तो खत्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, अब मान लीजिए हम ले लिए 16/3। ठीक है, इसमें तो 3 5 जा 15 जानते हैं हम। अब बचेगा कितना, 10, 1 और 0 डेसिमल लिए तो 0, फिर 3 3 जा 9, फिर कितना बचेगा 1, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका 5.333 आएगा, और जब रिपीट करता था कोई चीज़ को तो उसके ऊपर में हम एक वेनिक्यूलम या इसको बार बोल देते वो लगा देते थे। इसका मतलब था कि ये नॉन खत्म तो हो नहीं होगा, और खत्म नहीं होने के साथ साथ क्या होगा, ये रिपीट होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का ये केस है, मतलब खत्म नहीं हुआ। ऐसा ही एक और केस था, आपको याद हो, √2 का अगर निकालते थे तो आता था 1.4143 ऐसे करते करते, मतलब ये भी खत्म नहीं होता था, और इसमें रिपीटिशन भी नहीं दिखता था। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो था, जो खत्म नहीं होता है, उसका 2 केस निकल गया है। एक आया कि भैया रिपीट करेगा, क्या करेगा, रिपीटिंग, तो इसको बोले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और एक आया नहीं भैया रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब खत्म तो नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। रिपीट करने का मतलब कोई फिक्स डिजिट, चाहे एक डिजिट ही, जैसे यहाँ 3 है, 3 रिपीट करने लगा, कहीं 4, या हो सकता है 2 4 दोनों एक साथ, वो रिपीट करने लगा। तो इस तरह से आया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसमें भी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कंसेप्ट। तो अब देखिए, इसी से हम लोग एक चीज़ बनाए थे कि अगर जो खत्म कर जाए, जो खत्म हो जाए, मतलब जो फ्रैक्शन है उसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो खत्म हो जाए, जैसे कि ये सब सिंपल खत्म हुआ है। या तो उसका जो नहीं खत्म हो तो रिपीटिंग हो, नहीं खत्म हो तो रिपीट करें, जैसे कि यहाँ था। तो उस केस में वैसे नंबर को बोला जाएगा रेशनल। ठीक है, रेशनल का हम लोग न्यू डिफिनेशन पढ़े थे क्लास 9 में, और वही चीज़ अभी भी है। रेशनल नंबर क्या था, तो 2 नंबर, वो PYQ बोल जाइए इसको, इस समझ रूप में समझिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, PYQ बच्चों के लिए था। ठीक है, 2 नंबर वैसे नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे हुज जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो या तो टर्मिनेटिंग हो, इज आइदर टर्मिनेटिंग, या नहीं अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब खत्म नहीं हो, या तो खत्म हो जाए, या नहीं, या तो नहीं खत्म हो तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वैसे वो कहा जाता था क्या, रेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर को देखने के लिए हमको एक बहुत अच्छा सा तरीका, और इस पे आपका एक्सरसाइज 1.4 जो है वो पूरा इस पर डिपेंडेंट है। आपको अजीब लग रहा होगा, अरे अभी तो शुरू ही किया और 1.4 ही पे चले गए, तो हाँ वो ऐसा है ही। आपका अरेंजमेंट अब बुक नहीं, क्यों नहीं पता मुझे क्यों ऐसा दिया हुआ है, पर जो दिया हुआ है NCERT जिस हिसाब से पढ़ा हुआ है, मुझे लगा कि मैं आपको बेसिक पहले बता दूं, और बेसिक का ही वो पार्ट है 1.4, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, आपको ये समझना होगा कि कोई भी नंबर जो है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन, जब उसको डेसिमल में बदलेंगे, ठीक है, डेसिमल तो हम लोग जनरली डिवाइड करके लाते हैं, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं। बताने का मतलब है कि क्या वो रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, इस तरह का कुछ। ठीक है, तो हाँ बता सकते हैं। देखा गया, जब ऑब्जर्वेशन किया गया, मैं उतना डिटेल में भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आप क्लास 10th में, ये सब 9th में पढ़ाया जाता है डिटेल में। जब आप देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, तो आप एक नंबर बताइए जिससे कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है। आप बोलेंगे 1, हाँ ऑफकोर्स 1। ठीक है, आफ्टर दैट कोई और नंबर, तो आप बोलेंगे शायद 2। ठीक है, ओके 2, 3 नहीं, 3 से बहुत सारा नंबर डिवाइड नहीं होता, चाहिए होगा। ठीक है, 4, ऐसे करते जाएंगे तो आपको एक कन्फर्म हो जाएगा कि अरे 2 हो सकता है, 5 हो, इसको छोड़ो। अगर 10 को देखा जाए तो कोई भी नंबर हो, चाहे वो 9 हो, 11 हो, 0 हो, ठीक है, -19 हो, ठीक है, 2 लाख हो, कुछ हो, कितना भी हो, उसको 10 से डिवाइड हो ही जाता है, 10 से डिवाइड हो ही जाता है। 1.9 आ जाएगा, माइनस में तो -1.9, 0 से हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.9 आ जाएगा। मतलब 10 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होता है कि नहीं, हाँ हो तो जाता है। तो 10 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 10 से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और जब टर्मिनेट हो जा रहा है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वो रेशनल होगा, है कि नहीं, होगा। तो यही चीज़ को हम लोग लिस्ट करते हैं एक प्रॉपर्टी के रूप में। आपको प्रॉपर्टी थ्योरम वगैरह जो दिया हो उसको समझिए, क्लास 9 में आप कर चुके हैं कि अगर इफ़ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर a/b या p/q के फॉर्म में लिखते हैं, तो इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर है, उसका हैज 10 एज इट्स फैक्टर, 10 हो एक फैक्टर के रूप में, 10 एज इट्स फैक्टर, या तो 10 का फैक्टर हो और मल्टीपल हो, या तो मल्टीपल हो 10 का। मतलब जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, 100 भी होगा तभी इसको काट देगा ना। ठीक है, 10 और 100 से मल्टीप्लिकेशन आप और डिवीजन बहुत ईजी होता है, आप डेसिमल में किए हुए। या तो 10 का फैक्टर हो या 10 का मल्टीपल हो।
देन द नंबर विल टर्मिनेट, नंबर को का टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, और वो फिक्स है कि वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। टर्मिनेट कर गया, रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो टर्मिनेट कर गया, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीटिंग आ गया। तो जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, अब वही 2 5 कहाँ से आ गया, देखिए ना मैंने बोला ना 10। देखिए मैं अगर 9/10 लिखता हूँ तो इसका ये भी मतलब तो है 9/2 × 5। तो 10 किससे बना रहा था, 2 × 5 से। क्यों, क्योंकि 10 का फैक्टर है 2 और 5, ऑफकोर्स 1 भी है 10 भी है, तो वो तो है ही 2 × 5। तो 2 और 5 से ये कट जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ के नीचे इसको ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आता हूँ। अब 9/100 है तो ये भी क्या है, तो ये भी तो है 10 ही 10 से बना हुआ है, तो 10 का फैक्टर है, सॉरी 10 का मल्टीपल है, 10 × 10, 10 को 10 टाइम्स करेंगे तो मल्टीपल। फैक्टर मल्टीपल तो आपको पता है ना, फैक्टर होता है वैसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से काट दे, यानी उसमें रिमाइंडर 0 आया, जैसे 2 10 को पूरी तरह से काट देता है, ठीक है। तो 2 जब पूरी तरह से 10 को काट देता है तो 2 इज ए फैक्टर। 5 पूरी तरह से 10 को काट देता है, 5 2 जा 10, तो वो पूरी तरह से काट देता है, तो वो भी एक फैक्टर है। मल्टीपल का मतलब सिंपल अभी समझिए, टेबल पढ़ दीजिए उसका। जब 2 का मल्टीपल आपको बोलूँ तो 2 4 6 8 10, 10 का मल्टीपल बोलूँ तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो वही है, ये एक फैक्टर, ये मल्टीपल है और ये 10 का फैक्टर है। तो हम ऐसे लिखेंगे। अब ये भी, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 9 2 × 5 × 2 × 5, यानी इसको हम अगर अच्छे से लिखे तो 9 × 2 का पावर 2, 2 दो बार है, और 5 का पावर 2। तो हम लोग इसी चीज़ को एक अच्छे से अरेंजमेंट करके लिखते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर है p/q के रूप में, और अगर उसका डिनोमिनेटर यानी q का फॉर्म कैसा हो, या तो 2 का पावर कुछ हो और 5 का पावर कुछ हो, सिर्फ यही हो। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है डायरेक्ट 5 भी हो, तब भी। तो या तो p जो उसका q है, डिनोमिनेटर है, वो या तो 2 का पावर कुछ हो, मान लेते हैं mn, या 5 का पावर हो कुछ। तो उस केस में जब 2 और 5 ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में, जरूरी नहीं है 3 भी रह सकता है, तो जब 2 और 5 ही है तब हो जाएगा टर्मिनेटिंग, 2 और 5 ना रहे तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा, रिपीटिंग, क्योंकि रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में जा नहीं सकता है, तो दो ही केस हो ही सकता है रेशनल। तो हम लोग इसी को हम लिख लेते हैं कि मान लीजिए कि लेट एक्स जो है कोई रेशनल नंबर है और वो a/b है के रूप में लिखा हुआ है, b और रेशनल नंबर, लेट x = a/b, वो 2/3 हो सकता है, 7/9 हो सकता है, कुछ हो सकता है रेशनल नंबर। इस तरह से सच दैट q कैन बी रिप्रेजेंटेड, q को दिखाया जा सकता है, q कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ, q को दिखाया जा सकता है किस रूप में, इन फॉर्म ऑफ 2 का पावर m × 5 का पावर n, मतलब 2 का कुछ पावर m मतलब 1 2 3 4 0, 5 का मतलब 1 2 या कुछ भी, तो n। तो देन x हैज डेसिमल, x हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। x जो है यानी वो नंबर जो a/b है उसके पास कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ना हो तो 2 और 5 तो ठीक है, तो इफ इट इज़ नॉट, तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, इट इज़ नॉट इन 2 का पावर m × 5 का पावर n फॉर्म, देन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा, रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नहीं रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो गया बात किसका, डेसिमल एक्सपेंशन का, ठीक है। अब 1.4 में कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं जिससे कि ये पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए हमारा कंसेप्ट। तो पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप बुक से भी पढ़ सकते हैं कि बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि जो ये है वो किस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, क्योंकि जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर तो दो ही होगा ही, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कब, जब या तो 2 और 5 के फॉर्म में हो, उस तरह का। अगर नहीं होगा तो खत्म नहीं होगा। तो पहले इसमें पहला क्वेश्चन में 10 है, हम लोग 10 ही करके देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग को न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी है डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर से। तो हम सिर्फ इसको परेशान करेंगे 3125 को, यानी 3125 को। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको प्राइम फैक्टराइज करने आता होगा, मतलब फैक्टर लिखना पड़ेगा, बचपन से आप लोग सीखे हैं। पहले आप 5 से यहाँ कर सकते हैं, 5 6 जा 30, ठीक है, फिर ये 1 बच गया तो 5 2 जा 10, 5 ऐसे अगर करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 अगेन 25 अगेन 5 5, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 13/5 का पावर 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो 2 × 5 का पावर n होना चाहिए। तो देखिए ये है 2 यहाँ भी है, क्या मैं इसको 2 का पावर 0 × 5 का पावर 5 नहीं लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 0 होता है 1, तो 1 × किसी चीज़ में 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। तो ये भी क्या है, ये
2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का रूप है, जहाँ पे m जो है वो 0 है, तो क्या हो गया, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो चलेगा, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होने वाला, टर्मिनेटिंग। इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ और इतना डिटेल में आप सबका नहीं कर सकूंगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। इधर आ जाइए 17/8, तो इसका तो आप सिंपली जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 17/2 का पावर 3, 17/2 का पावर 3। अब अगेन यहाँ भी केस क्या है, 5 का पावर 0 है, तो ये भी कैसा होने वाला हमारा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आइए 455 पे, 455 का करके देख लेते हैं। तो 455, तो 5 से अगर कर ले, 5 9 जा, 5 1 जा, फिर 3 से अगर कर ले, नहीं 3 से नहीं, 7 से, 7 13 जा, तो ये आपको क्या हो गया, ये हो गया 64। ऊपर वाला को हमको ध्यान देना है, ये कितना हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए 5 है, लेकिन उसके अलावा भी 7 और 13 है, मतलब ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा, रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देख रहे हैं आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ रहा है, आप डिवाइड भी करेंगे तो आपको यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसका टर्मिनेटिंग है, किसी का नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन जो है वही है, आपको सबको मैनुअली डिवाइड करके देखना है, ठीक है, कि किसका क्या आ रहा है। और आपको अभी डायरेक्ट पता चल जा रहा है, और सिंपल से हिंट से कि नीचे 10 होना चाहिए, 10 का मल्टीपल। यहाँ देखिए ये कितना है, 1600, तो इसका तो आप सिंपली लिख सकते हैं, 16 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100 है, 16 इंटू 100, 1600 होता है ना, तो 100 यानी 10 इंटू 10 यानी 2 का पावर 2 इंटू 2 4, 20 25 जा 100, तो ये नहीं होता है। 1600 का कीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और 32 5 जा 800, 800 सॉरी 32 5 जा 160, 160 5 जा 1 मिनट, एक और 2 मिसिंग है यहाँ पे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 5 जा 8, 64 5 जा 280, 280 5 जा 1600। आप इसको इधर करके देख सकते हैं, तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, 2 का 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, यहाँ भी 2 और 5 के फॉर्म है, तो ये कैसा होने वाला है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये है टर्मिनेटिंग। और ये 343, तो 343 का करके देखिएगा, वैसे आपको याद होना चाहिए, 343 का करके देखिएगा, तो ये हम अगर 7 से काटें तो 7 6 जा, ठीक है, 7 4 जा, 7 4 जा, और ये हो जाएगा 7 9 जा 63 आ जाएगा, तो 7 7, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 29/7 का पावर 3। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे 7 का पावर 3 का तो चलेगा नहीं, 2 या 5 का चलेगा, तो उसके अलावा कोई भी है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसमें आपको मेहनत नहीं करना है, ठीक है, आपको मेहनत नहीं करना है, एनसीईआरटी थोड़ा उल्टा चलता है, यहाँ मेहनत नहीं करना है आपको, सीधा दिया हुआ 2 का पावर 3 5 का पावर 2, तो ऑफकोर्स ये क्या होने वाला है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 2 5 का पावर 7, यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसके साथ 7 का पावर भी है कुछ, तो 7 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब है क्या, 6/15, तो 6/15, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, ठीक है। अब थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्या 6 में 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, हाँ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपको थोड़ा हमेशा हड़बड़ में नहीं रहना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी ध्यान देना है। तो यहाँ तो कैंसिल हो जा रहा है, ये क्या है रियल में, ये है 2/5, और 2/5 क्या है, तो यहाँ तो 5 है और 2 का पावर 0 है, तो ये टर्मिनेटिंग। तो हमेशा धड़फड़ नहीं करना है, एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेना है। यहाँ 50 है तो 35 है और इंटू 50 है, 50 यानी 25 बचेगा, 5 इंटू 5, तो ऑफकोर्स आप यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल भी करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। नीचे वाला 210, तो 210 यानी 70, हम इसको लिख सकते हैं 77 बाई, इसको लिख देता हूँ 7 इंटू 3 21 इंटू 10 यानी 2 इंटू 5 होता है ना, 21 इंटू 10, तो वहीं 21 इंटू 10, ठीक। तो हो गया, आप देखिए 7, अब यहाँ पे कैंसिल हो सकता है 7 11 जा, पर फिर भी कैंसिल होने पे भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 चूँकि प्रेजेंट है इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इससे अच्छे से समझ गए। एक्सरसाइज जो 1.4 है वो आप 1 क्वेश्चन बना लेंगे, सेकंड क्वेश्चन में इसी का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो सेकंड क्वेश्चन भी बना लेंगे, और थर्ड क्वेश्चन में कुछ नंबर दिया हुआ है और उसको चेक करना है, तो चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में और तब सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, आपको वही जो ऊपर में दिया हुआ उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यानी डिवाइड करके लिख देना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है, आप पढ़ लीजिएगा कि ये रियल नंबर दिए हुए हैं आपको, रियल मतलब रेशनल या इरेशनल होगा, ठीक है। अब देखें, हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। हर एक केस में आपको बताना है कि वो रेशनल होंगे या नहीं, अगर रेशनल है तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन
कैसा होने वाला है, डेसिमल एक्सपेंशन करने का मतलब पी वाई क्यू कैसा होने वाला है। तो यहाँ तो ये खत्म हो गया 9 पे, अब भले ही इतना बड़ा है खत्म तो हो गया ना, खत्म नहीं हो गया है, इसका क्या प्रूफ है, यहाँ डॉट 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 नहीं लगा हुआ, मतलब ये क्या होने वाला है, टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग है मतलब क्या होगा, रेशनल होगा, और रेशनल है तो इसे आप इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कर सकते हैं, रेशनल है तो पी वाई क्यू के फॉर्म होगा ना, तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 और 5 के फैक्टर में होगा, 2/m इंटू 5 का पावर n में होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 120,000 है, यहाँ क्या खत्म हो रहा है, नहीं, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रिपीट हो रहा है, नहीं, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो अगर खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तब तो ये किसका केस है, जब कुछ भी ना हो तो मतलब इरेशनल का केस है, किसका, इरेशनल। और इरेशनल में हमको बात करना ही नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन के, पी वाई क्यू के बारे में नहीं लिखा जाता है, तो हमको क्या बात करेंगे इसका। अब देखिए ये कैसा है, तो ये तो लग रहा है कि खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर में बार लगा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब खत्म तो नहीं होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ रिपीटिंग है। अब रिपीट हो रहा है तभी वो किस में आ जाएगा, रेशनल में। ठीक है, तो ये भी रेशनल है, लेकिन उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि हमारा डिनोमिनेटर है वो नहीं होगा 2 इंटू 2 और 5 का फॉर्म, डिनोमिनेटर जो होगा नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 का पावर n ओनली। ठीक है, कुछ उसके साथ और रह सकता है या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन हो गया, आप इजीली कर सकते हैं। अब ये तो हो गया 1.4 के बारे में। अब यदि हम आते हैं जो इसका आपका जो एक्सरसाइज जिस तरह से शुरू है आपका एनसीईआरटी में, वहाँ पे आते हैं जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले, ये आपका सेकंड पार्ट है एक तरह से बोल सकते हैं, वैसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये सब तो क्लास 9th का ही था, यूक्लिड से डिवीजन लेमा। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले, यूक्लिड तो समझ रहा है साइंटिस्ट मैथमेटिशियन का नाम था, ठीक है, डिवीजन भी समझ रहा है, मतलब कोई सिंपल डिवीजन होने वाला है। लेमा क्या होता है, यही चीज़ है, लेमा, एक्सियोम, पोस्टुलेट, ये सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लेमा, एक्सियोम, पोस्टुलेट, थ्योरम। तो चलिए बात करते हैं पहले लेमा क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो इस सब के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो पहले तो समझिए एक्सियोम क्या होता है, और एक्सियोम के बाद लेमा समझते हैं। तो एक्सियोम होता है कोई प्रूवन स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर दो के बराबर है, तो इधर भी अगर मैं 2 जोड़ दूँ, इधर भी जोड़ दूँ, तो ये 4 4 हो जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा कि नहीं, हाँ, तो वही चीज़ है क्या, लेमा। ठीक, सॉरी, वही चीज़ है क्या, एक्सियोम। तो एक्सियोम क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट होता है या ट्रूथ होता है, जो जिसको प्रूफ का जरूरत नहीं होता है, विच डोंट नीड प्रूफ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ पॉइंट के पास नहीं लेंथ होता है, नहीं ब्रेथ होता है, नहीं हाइट होता है, हाँ, तो वेल एक्सेप्टेड है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि पॉइंट के पास लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है, पर वेल एक्सेप्टेड है कि हाँ भैया लेंथ ब्रेथ हाइट होता ही नहीं पॉइंट में, तो वो क्या है, एक एक्सियोम। ठीक है, विच नॉट नीड प्रूफ, तो ये हो गया। अब इसी से मिलता जुलता है लेमा। ठीक है, लेमा क्या है, लेमा वो प्रूफन स्टेटमेंट है, मतलब प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, जिसका यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को यूज करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ यूक्लिड का डिवीजन लेमा है, तो आपको अगर याद हो डिवीजन लेमा, डिवीजन का जो था तरीका, तो उसमें आपको याद हो तो शायद a = bq + r लिखते थे। अब ये क्या है, आपको याद हो, अगर मैं 6 को अगर डिवाइड करूँ 35 से, तो यहाँ क्या होता था, 6 5 जा 30 और 5 रिमाइंडर बचता था। तो यही चीज़ है, जो हम 35 है इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 35, और इधर लिख सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ b जो है वो डिवाइजर है, ये डिवाइडेंट बोला जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 5, यानी डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये एक रूल था ना। तो ये चीज़ प्रूफ है, और इसका यूज़ हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन में करेंगे, तो वही चीज़ इसलिए लेमा कहा गया है। तो प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूफ अदर स्टेटमेंट, जिसका यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, यूज टू प्रूफ अदर स्टेटमेंट, जिसका यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं लेमा। और एग्जांपल आपके सामने है, आपका टेक्स्ट में जो पढ़ना है वही दिया मैंने। उसके बाद है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट भी एक तरह के एक्सियोम्स ही है, लेकिन वो ज्योमेट्री तक कन्फाइन हो ऐसा यूक्लिड चाहे थे, पर ऑफ कोर्स अब केमिस्ट्री में, फिजिक्स में सब यूज होता है। ठीक है, तो एक पोस्टुलेट का बात करें तो ये एक्सियोम्स है रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जैसे मैंने बोला था पॉइंट इज डायमेंशनलेस, यानी उसके बाद ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट, वो हो गया पोस्टुलेट। ठीक है, उसके बाद है थ्योरम और एल्गोरिथम, बस थ्योरम और एल्गोरिथम। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम वैसा स्टेटमेंट होता है जिसका प्रूफ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो उसका प्रूफ है, तो वो चीज़ क्या है, थ्योरम। तो स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूफ्ड, जिसको प्रूफ किया जा सकता है। इस तीनों का प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, ये प्रूफ भी है, लेमा का प्रूफ होता है, लेकिन उसका यूज होता है दूसरे को प्रूफ करने के लिए। यहाँ थ्योरम जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ किया जा सकता है, विच कैन बी प्रूफ्ड।
जैसे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसी तरह से एक आता है एल्गोरिथम, ठीक है। और एल्गोरिथम क्या है, तो किसी काम को आप करते हैं ना तो सीरीज बाय सीरीज करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 करना है आपको, तो पहले आप 2 को 3 से या 3 को 5 से करेंगे, तब तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ एक स्टेप इन्वॉल्व है कि पहले किसी 2 को करना है, उसके बाद तीसरे से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। उसी चीज़ को बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपको बताता है सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। जैसे सीढ़ी चढ़ना है तो सीढ़ी आप कैसे चढ़ते हैं, पहले फर्स्ट पे रखते हैं फिर सेकंड पे रखते हैं, कि ऐसा करते हैं कि पहले फर्स्ट और फिर दूसरा एक बार लास्ट पे रखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर प्रोसीजर, वो तरीका खोजने के लिए, किस चीज़ के लिए, तो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर सीरीज ऑफ स्टेप्स, या बोल सकते हैं प्रोसीजर, ठीक है, फॉर प्रोसीजर, किस चीज़ के लिए, ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। यानी एक प्रॉब्लम अगर हमको सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, उसी चीज़ को बोलते हैं एल्गोरिथम। और यूक्लिड का एल्गोरिथम देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज़ को। चलिए बात करते हैं, ठीक है, यूक्लिड के डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम पे। और एल्गोरिथम अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को करने के लिए स्टेप्स होता है, एक ही बार में हम छत पे नहीं चढ़ सकते हैं नीचे से ऊपर लात रख के, तो इसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। उसी चीज़ को एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कि हम अभी HCF LCM निकालना सीखेंगे इसी एल्गोरिथम के यूज से। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था कि ये डिवीजन लेमा सिंपली एक स्टेटमेंट है जो पहले से हम लोग जानते हैं, और उसी चीज़ को हम लोग को दिया हुआ है। ये रियली में 10th में पढ़ने वाला है ही नहीं, 5 6 में आप ये पढ़ चुके हैं, फिर भी अब दिया हुआ है तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये क्या कहता है कि फॉर एवरी 2 इंटीजर, अगर कोई हमारे पास इंटीजर है, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर का मैं बात करेंगे, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर, अगर 2 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर मान लीजिए A एंड B है, तो उनके लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, उनके लिए एक यूनिक इंटीजर का आता है, ठीक है, होता है उनके लिए एक यूनिक इंटीजर्स, ठीक है। कौन, Q एंड R, दो के लिए दो, जो एक इक्वेशन को, एक स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाइंग, ये हुआ स्टेटमेंट, सेटिस्फाइंग इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन है, जो कि है A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। आपको तो लगा अरे क्या लिख दिया इतना भारी चीज़, अरे कुछ नहीं है। अब अगर मैं आपको बोलूँ 6 को आपको 19 से डिवाइड करना है, तब क्या करेंगे, 6 देर 18 लगा देंगे और यहाँ 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। इसी चीज़ को ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या 19 को लिख सकते हैं, 19 को 6 इंटू 3, यानी B इसको बोला हुआ है, Q इसको बोला हुआ है, ठीक है। ये कोसेंट होता है, क्या होता है, कोसेंट, जिसको हम लोग Q से दिखाते हैं। ये 3 जो बचा, इधर जो आता है उसको जो डिवाइड करने वाला यानी डिवाइजर, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइजर को हम D से नहीं दिखाए हैं, क्यों नहीं दिखाए हैं, क्योंकि डिवाइजर ये, इसका भी नाम डिवाइडेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए 2 D रखने से अच्छा हम लोग A और B कर दिए, और एक है डिवाइडेंट, क्या है, डिवाइडेंट, ठीक। ये हो गया डिवाइडेंट, डिवाइजर। और ये क्या होता है, इसको हम लोग भली भांति रिमाइंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में शेष R से डिनोट कर देंगे, क्योंकि R को कंप्लीट करने वाला नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 6 इंटू 3 प्लस 1, और बचपन से ही हम किए हुए हैं उसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ। अगर हमारे पास B है, B से डिवाइड करें किसी A को, तो B से A को डिवाइड करें, B यहाँ पे मतलब 6 है, 6 को डिवाइड किए, 6 से डिवाइड किए 19 को A से, A को, तो वहाँ कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ 3 आया तो Q आया, और एक रिमाइंडर बच गया R। तो इसी चीज़ को रिलेशन बोलते हैं। A इक्वल टू जो बीच वाला है वो किससे आ जाएगा, बी क्यू प्लस R, यानी हमारा डिवाइडेंट है वो किसके बराबर आता है, तो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। और इसको बचपन से हम लोग पढ़े हुए, उम्मीद है आपको पढ़े ही होंगे, ये ऐसा नहीं है कोई बड़ा चीज़ है तो है, कोई नहीं। क्वोशेंट और प्लस उसके साथ होता है रिमाइंडर, ठीक है। बस इतना सा चीज़। इसका एप्लीकेशन, ये स्टेटमेंट तो नहीं आपको ज़्यादा जानना है और आप जानते ही हैं, और नहीं हम लोग का यहाँ काम है क्लास 10 में। क्लास 10 में क्या काम है, तो इसका एप्लीकेशन, ठीक है, इसका यूज। तो यूज़ तो बहुत सारा है, मेन इसका कंप्यूटरिंग प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा यूज है। आप आगे जाके अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप जानेंगे। वैसे अभी जो है वो ये है कि HCF निकालना, जी हाँ, बचपन वाला ही काम करने वाला है, HCF ही LCM ही निकालना है इस चैप्टर में, और कुछ तो करना नहीं है। थोड़ा मोड़ा रेशनल इरेशनल का है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ा आएगा। अभी आपको HCF निकालना सीखना है, ठीक है। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वैसे बहुत सारा एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन जो है ऑफ द लेमा, इस लेमा का, वो है फाइंडिंग HCF, ठीक है, HCF ऑफ गिवन नंबर, HCF निकालना। और ये HCF आपके मन से नहीं चलेगा, मतलब आप जैसे निकालते वैसे नहीं, एक एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए चलेगा। रियली में वही एल्गोरिथम हम लोग पहले फॉलो कर रहे थे, पर अब एक अच्छा सीक्वेंस के रूप में फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग को अगर इससे नंबर लाना है तो वही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। और वो सीक्वेंस आप जानते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि अरे इनका बहुत भारी लिख दिए होंगे, ऐसा नहीं है, वो सीक्वेंस आप जानते हैं, और उस सीक्वेंस को हम लोग लिखने वाले हैं। तो चलिए उस सीक्वेंस को लिखते हैं। तो पहला चीज़ आप क्या करेंगे, आपका जो पहला स्टेप होता है इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है।
यानी यूक्लिड का एल्गोरिथम, यूक्लिड का डिवीजन का एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो पहला हमारे पास दो नंबर रहेगा ए और बी, तो अप्लाई करेंगे हम, अप्लाइंग लेमा, अप्लाइंग द लेमा यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था ऑन ए एंड बी। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए और बी को डिवाइड किए, 6 था, 6 को 18 से डिवाइड किया जाए, 6 3 18 आ गया तो 0 आ गया, 0 आ गया तो 6 जो है वो 6 क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बन जाएगा कि नहीं, हाँ, क्योंकि 6 से तो कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 6 जो है वो फैक्टर है, तो जी फैक्टर है। तो ये तो बात हो गई ए और बी का। अगर नहीं आता, मान लीजिए ये ना होके अगर 6 और 20 होता तब, यानी रिमाइंडर नहीं आता, 6 3 18 तो होता, रिमाइंडर जो 0 2 आया 0 की जगह, तो हम दूसरा चीज़ लिखेंगे। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है, इज 0, तब क्या करना है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है देन बी जो है यानी 6 जो है, बी इज रिमाइंडर, बी इज एच सी एफ, बी ही एच सी एफ है। ठीक है, ऑफ किसका, ए एंड बी का। अब एच सी एफ क्या होता है, अगर आपको जो वैसे बचपन वाला बच्चा वाला बात है कि एच सी एफ आपको नहीं पता है, एच सी एफ सिंपली मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को कैंसिल करते हैं। तो 6 और 18 को, 6 और 18 का जब आप फैक्टर लिखेंगे तो 6 का कौन कौन फैक्टर है, 6 का फैक्टर है 1 2 3 6, और 18 का कौन कौन है, तो 1 है 2 है 3 है 6 है और फिर 9 है और 18 है। तो देखिए इसमें हाईएस्ट फैक्टर है इसके बावजूद, लेकिन कॉमन हाईएस्ट फैक्टर कौन है, हाईएस्ट फैक्टर देखिए 1 भी है दोनों में, 2 भी है दोनों में, 3 भी है, 6 भी है, 9 और 18, तो 9 हाईएस्ट है लेकिन कॉमन नहीं है, मतलब दोनों में नहीं है। तो इस केस में जो हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी, तो वो कौन है, 6 ही ना, जिसको इस तरीके से लाएं। तो अगर 0 हो जा रहा है तो बी ही है एच सी एफ दोनों का, अगर नहीं हो रहा है तो इफ़ नॉट, यहीं लिख लीजिए, इफ़ नॉट अप्लाई लेमा, अप्लाई करेंगे वही लेमा, पीछे वाला लेमा जो यूक्लिड का लेमा है, ऑन किस पे, देखिए आपको याद होगा 2 को हम लोग कर देते थे, जो इधर आता था उसको 6 से। ठीक है, तो अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन क्या, ऑन आर एंड बी, ऑन बी एंड आर। अगेन तीसरा काम, ठीक है, इफ़ आर इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस केस में जो हमारा आर है, ठीक है, तो वही अगर थर्ड केस में आर जो है, आर जो आएगा जैसे 2 3 6, यहाँ गया ना 0, तो अगर आ गया 0 मतलब जो हमारा आर है ये वाला, यही हो गया हमारा क्या चीज़, एच सी एफ। अगर नहीं आया तो फिर से नेक्स्ट स्टेप फिर से रिपीट कीजिए, तो यही करते रहेंगे। अगर आर 0 आ रहा है तो वही ये हो गया, यानी पहला स्टेप में जैसे इसको ऑपरेशनली मैं करके दिखाऊं, तो पहला स्टेप में क्या किए थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आए थे। फिर सेकंड स्टेप में क्या किए, सेकंड स्टेप में आपका जो ए था वो कौन बन गया, तो आपका जो ए था वो बन गया बी। ठीक, तो बी इक्वल टू ये क्या हो गया, क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर और प्लस समथिंग, वो आर बचा जो बचा। अब आर आ गया 0 तो ठीक है, अगर इफ़ आर इक्वल टू 0, नहीं तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू विथ फर्स्ट स्टेप, फिर से आप फर्स्ट स्टेप से शुरू करें। ठीक है, और ये आ ही जाता है। आपको एक क्वेश्चन कर लेता हूँ जिससे और आसानी से आप समझ जाए इस चीज़ को। तो ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का ही मैं ले रहा हूँ, और एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1, उसका भी हम पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 135 और 225, इसका आपको एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप इसको झटाझट कर सकते हैं इधर, 135 को मैं 225 से अगर करूँगा तो 135 2 जा तो 270 हो जाएगा, जहाँ पे हम जा नहीं सकते, 135 बन जा 135, और रिमाइंडर कितना बचेगा 550, चोरी छुपे इधर कर सकते हैं और फिर आसानी से कर सकते हैं। तो 12 3 90 हो जाएगा, और फिर 19 को हम लोग क्या करते हैं 135 से इधर वाले से, ये बचन वाला आता ही होगा, 19 हो गया, ये 5 बच गया, 30 में से 9 के कितना 4 40 45, अभी रिमाइंडर 0 नहीं है तो 45 को 90 से कर देंगे, तो 90 42 50 45 टू जा 90, अब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हम लोग बोल देंगे कि 45 जो है रिमाइंडर, 45 जो है वो क्या है एच सी एफ। पर इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखना एकदम ईजी है। पहला आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप कैसे लिखेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा किस पे, ऑन 135 एंड 225, डिवीजन लेमा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे इस पे ऑन 135 एंड 225। ऑफ कोर्स डिवाइड किससे किसको करेंगे, तो 135 से 225 करोगे, ये बड़ा है। इसको आप चुपके से अपना करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपको ऐसे करके नहीं दिखाना है। आप कैसे करेंगे फिर 225 इक्वल टू वो वाला रूल, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना है डिवीजन लेवा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए कौन है, तो ए तो है 225, बी कौन है तो 135, तो 135 इंटू क्यू कौन है, तो क्यू तो 1 है तो इंटू 1, प्लस आर कौन है, आर यहाँ कितना है 90, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो अब यहाँ आप लिखेंगे
कि चूँकि आर जो है यहाँ पे वो 90 है, नॉट 0, तो हम सेकेंड स्टेप फिर से कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या कर लेंगे, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर, हम मान लेंगे क्या चीज़ को, डिवाइजर को एज 90, मतलब डिवाइड करने वाला जो है वो 90, पहले कौन था 35, 135, अब मान लेंगे कि डिवाइजर बी 90 एंड हमारा जो डिवाइडेंट है वो कितना हो जाएगा, और डिवाइडेंट हो जाएगा 135, डिवाइजर हो जाएगा क्या अगेन 90 और 90 एंड डिवाइडेंट यानी ए जो है, अच्छा लिख ही देता हूँ मैं, डिवाइडेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 135। अब अगेन हम डिवीजन लेवल लगाएंगे तो 135, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए कौन है 135, बी कौन है यहाँ पे 90 इंटू क्यू कौन है यानी 1, आर कितना है 45, तो 45। अब अगेन यहाँ पे आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आर 0 के नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन कंसिडर करेंगे, अगेन लेट 45 बी डिवाइजर, 45 अब डिवाइजर हम मान लेते हैं, ठीक, एंड 90 बी क्वेश्चन, 90 कौन है पहले वाला जो डिवाइजर था, 90 बी डिवाइडेंट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर से हम ए इक्वल टू बी को प्लस आर, ए कौन है 90, ये किसी वाला हो गया 45 इंटू 2 यानी क्वेश्चन इंटू डिवाइजर 2 और प्लस 0, तो यहाँ 0 आ गया, तो हेयर आर इक्वल टू 0, आर जब 0 आ गया यानी इट मीन्स 45 जो है 45 इज HCF किसका, अब जो हमको निकालना था 135 एंड 225 का, अब 135 एंड 225। अब लेट मी टेल यू, आपको लग रहा हो कि अरे लंबा चौड़ा स्टेप है, बहुत मेहनती वाला काम है, कुछ मेहनती वाला काम नहीं है, ठीक है, आपको बस ऐसे लिख लेना है। आपको अगर दिक्कत होता है वैसे, अगर मैथमेटिकल इतना माथा नहीं चल रहा तो आप ऐसे लिख लेंगे, मैं भी ऐसे ही करता था जब 10th में था। और उसके बाद क्या कर लूँगा, हर एक चीटिंग बनाऊँगा, चीटिंग की तरह हुआ ना, 225 135 इंटू 1 और नीचे वाला जोड़ना, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करना, नीचे वाला जोड़ना, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करना, नीचे वाला जोड़ना, सेम काम है। तो बस ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक तरह का क्वेश्चन। अब इससे जो मेन इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन बनता है, जिससे कि बच्चे को शुरू में बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो है कुछ कुछ चीज़ें प्रूफ करना। तो चलिए उस तरफ बढ़ते हैं, और इसी का देखिए डिवीजन लेमा का ही यूज से कुछ कुछ चीज़ें प्रूफ की जाती है जो बच्चे को थोड़ा सा डर लगता है, पर आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद आपको वो डर भी खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। ये हमारा जो है वो आपका एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा उसका फॉर्म या तो 6u+1 होगा, या तो 6u+3 होगा, या तो 6u+5 होगा। ऐसा क्वेश्चन देखते हुए आपको पहले तो डिवीजन लेवल माइंड में लाना है, और उसके साथ एक चीज़ ले लेना है, यहाँ से क्वेश्चन तो क्यू है लेकिन जो आपका डिवाइजर है वो कितना है 6, ठीक है। तो आपको एक चीज़ उठाना है, तो आप ये नहीं उठाएंगे, यहाँ से एक चीज़ उठा लेंगे 6, तो आप एक कंसिडर करेंगे वही लेमा के हिसाब से, लेट ए बी, ये कौन होता था डिवाइडेंट होता था, और बी बी डिवाइजर, ठीक है, और वो सब तो है क्यू क्वेश्चन आर रिमाइंडर। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 6u+1, 6u+r, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से ही डिवाइड हो रहा है तभी ना, सब में 6 6 6 है, 6u+r। अब देखिए कोई भी नंबर में जब 6 से डिवाइड हो रहा है, जैसे मैं 6 से 6 में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 6 1 6 और रिमाइंडर कितना आ गया तो 0। तो एक पॉसिबिलिटी है कि r 0 आ गया, ठीक है। मैं आपको डिटेल में अभी समझा देता हूँ। अक्सर होता है क्या कि बच्चों को कंडीशन बता दिया जाता है कि रिमाइंडर जो होगा आपका 6 से कम ही होगा, कितने बच्चे समझ जाते हैं कितने नहीं समझते। तो चलिए हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने 6 को 7 से किया, तो 6 को 7 से किया तो 6 1 6, यहाँ 1 रिमाइंडर बचा, मतलब रिमाइंडर इस केस में 1 भी आ सकता है। अगर मैं 6 को 8 से करूँ तो ऐसे ही आगे भी बढ़ सकता है, 70 से 80 से कुछ से। मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ एक चीज़, 6 को 8 से करूँगा तो 6 1 6 और 2 आ जाएगा इधर, तो R3 भी हो सकता है। अगर मैं 6 को 9 से करूँ तो 6 1 6 3 बच जाएगा, तो R4 भी हो सकता है, ठीक है। अगर 6 को 10 से करूँगा 6 1 6 4, रिमाइंडर 4 भी हो सकता है रिमाइंडर। उसी तरह से अगर हम 6 को 11 से करेंगे तो 6 1 6, रिमाइंडर 5 भी आ सकता है। अब देखिए 6 को जहाँ मैं 12 से करूँगा तो आपको लग रहा होगा 6 आएगा, ऐसा नहीं है, 6 2 12 हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। मतलब एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि जब भी हमको दिया रहेगा ऐसा कोई इक्वेशन, तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, तो वो 0 से लेके रिमाइंडर जहाँ कहाँ तक जा सकता है 0 से, और हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है, तो जो हमारा डिवाइजर है उससे एक कम। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बाय यूज ऑफ, अगर आपको थोड़ा सा इनइक्वलिटी का थोड़ा सा नॉलेज हो, मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन का, तो हम लोग उसी रिमाइंडर को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि रिमाइंडर जो है, ठीक है, वो 0, ठीक, 0 से बड़ा होने वाला है,
मतलब रिमाइंडर इज ग्रेटर देन जीरो या रिमाइंडर इज स्मॉलर। इसको कैसे है कि जीरो इज स्मॉलर देन रिमाइंडर या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, रिमाइंडर जीरो के बराबर, लेकिन हमेशा स्मॉल रहेगा किससे, बी से, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 6 है तो यहाँ कहाँ तक जा सकता है, हाईएस्ट 5। तो मतलब कहने का मतलब है हम कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर हमको और दिखाना है, ये मैं आपको समझा रहा था इस कंडीशन को समझाने के लिए, ठीक, जो कि आप समझे कि रिमाइंडर जो है या तो जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 करते करते कहाँ तक आ सकता है, जितना उसका डिवाइजर होगा। तो ये जो है यहाँ पे जो हमारा कोई नंबर है जिसको हमको दिखाना है सिर्फ ऑड होगा, वो या तो 6 हो सकता है, या तो 6 + 1 हो सकता है, या तो 6 + 2 हो सकता है। इसी में यही मान लीजिए 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, कुछ भी होगा। तो इसमें आपको बताना है इवन और ऑड कब होगा, मतलब ऑड को ही प्रूफ करना है। तो या तो 6u + 3 हो सकता है, आप बोलेंगे इस सबका क्या करना है, एक मिनट होल्ड कीजिए, 6u + 4 हो सकता है, ठीक है, या तो 6u + 5 हो सकता है, इतना ही ना हो सकता है। अब देखिए इवन नंबर किसको बोलते हैं, तो इवन नंबर वैसा नंबर होता है जो डिवाइड हो जाए डिविजिबल बाई 2, और ऑड कौन होता है जो डिवाइड बाई 2 नहीं हो। जैसे 8 है, 8 2 से डिवाइडेड है, तभी इसको हम 2 × 4 लिख सकते हैं। सेम से यहाँ देखिए 6 है, क्या मैं 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ, हाँ 2 × 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो मतलब ये जो है ये इवन है, ठीक है, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा सब। 6u + 1, यहाँ पे मैं 2 × 3 तो लिख दूँ, तो मतलब ये तो इवन है, ये इवन पोर्शन है, लेकिन उसके साथ 1 है। अब किसी भी इवन के साथ ये तो हो गया इवन, ये हो गया इवन, अब इवन के साथ 1 जोड़ा जाए तो वो क्या बन जाता है, ऑड, ठीक है। इवन के साथ अगर 1 जोड़ा जाए या 1 घटाया जाए तो ऑड हो जाता है। जैसे एग्जांपल में इवन हमारे पास इवन कहाँ से होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। तो 2 में अगर मैं 1 जोड़ूँ तो 3 आ जाएगा, 1 घटाऊँ तो 1 आ जाएगा। तो 1 जोड़ने या 1 घटाने से इवन नंबर में क्या आता है, ऑड। तो यहाँ ये आ गया ऑड, 6u + 2। अब इसको देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 2 कॉमन ले लूँ तो इसमें से 2 कॉमन लूँगा, 3u आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये भी क्या है, ये 2 समथिंग है, 2 × समथिंग। अगर मान लीजिए इसको हटा के मैं 2k लिख लेता हूँ, जहाँ पे k जो है वो क्या है 3q + 1। अब अगेन k क्यों लिए, मैं k इसलिए लिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये 2 के ही मल्टीपल में है, मतलब 2 का फैक्टर है। इवन नंबर को या तो सिंपल में एक्सप्लेन करते हैं कि वो 2 से कटने वाला नंबर इवन है, या ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है ना, या तो 2 का फैक्टर हो या 2 का मल्टीपल हो, उसको भी, ठीक है। जैसे 8 है, 8 इवन नंबर इसलिए है क्योंकि 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो 2 4 जा 8, जो कि एक इवन नंबर है, तो मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये है एक इवन नंबर। या देखिए इसको, तो इसको तो मैं 2 × चलिए इसको मैं अगर अलग अलग कर दूँ, 6u + 2 + 1, तो इस दोनों को कॉमन तो मैं ले सकता हूँ, यहाँ 2 कॉमन ले लूँगा तो 3q + 1 बचेगा, लेकिन +1 बाहर भी बच जाएगा। तो ये तो हो गया 2 और इंटू समथिंग 2k और +1 आ गया। अगर 3k + 1 को मैं क्या ले लूँ तो 2k + 1, अगेन ये तो इवन हो गया, 2k तो हो गया वो इवन, और इवन +1 क्या होता है, ऑड, ठीक है। 6u + 4 देख लूँ तो इसमें तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3q + 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा है 0, मतलब ये तो है, ये तो 2k है, अगर जहाँ पे k जो है वो 3q + 2 है, तो ये क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ देख लो तो 6q + 4 + 1 लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि डायरेक्ट 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 कॉमन लेना है हमको, तो 2 मैं ले लिया इसमें से कॉमन, तो 3q + 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 +1 आ जाएगा, तो ये तो हो गया 2k, जहाँ पे k जो है 3q + 2 है, तो ये तो हो गया इवन। इवन में फिर अगेन 1 जोड़ दिए तो इवन +1 हो जाता है ऑड। मतलब आपको ऑड वाला कितना कंडीशन दिखा, तो ऑड वाला कंडीशन आप खुद देख लीजिए, मैंने आपको ऐसा नहीं किया, क्वेश्चन देख के मैंने नहीं कराया, आपको खुद जज कीजिए। तो एक हो गया 6u + 5 ऑड, एक हो गया 6u + 5 ऑड, ऑड जो हुआ, ऑड मतलब 2 से डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब इवन और मतलब 2 का फैक्टर और मल्टीपल नहीं है, तो एक हो गया 6u + 5, एक कौन हो गया, एक देखिए तो ये 6u + 3 था, हाँ एक हो गया 6u + 3, और एक ऊपर वाला जो कि है 6u + 1। तो अब क्या देखें क्वेश्चन क्या बोला था, यही तो बोल रहा था, आप देखिए, सो दैट एनी 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6u + 1, 6u + 3, 6u + 5, जो कि यहाँ है आपके पास 6u + 1, 6u + 3, 6u + 5, यही आपको दिखाना था कि और जो है इस फॉर्म में इवन होगा, तो 6u + 2, 6u + 4 होगा इवन का कंडीशन, क्योंकि वो 2 से कट जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही है। थर्ड क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ठीक है, आप सोचिए और HCF का लगेगा और वहाँ पे आराम से कर लीजिए। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो स्क्वायर और क्यूब पे है। चलिए मैं स्क्वायर वाला कर देता हूँ, क्यूब आप उसी तरह से कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो चलिए, अब अगर वो पिछला वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैंने तो समझाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, रफ वगैरह कर दिया, पर वैसे ही बनेगा वैसे ही, थोड़ा ये एरो वगैरह आपको नहीं खींचना है, आपको वहीं पे लिख देना कि ये ऑड है या इवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको एकदम स्मूथली मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, और इस तरह से आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। आपको बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करते हुए दिखाना है आपको कोई भी जो पॉजिटिव नंबर होगा इसका स्क्वायर जब किया जाएगा वो या तो 3m होगा या तो 3m + 1 होगा, मतलब इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। m क्या है, m कुछ हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 9 हो, 8 हो, कुछ x हो, y हो, z हो, x + y हो, कुछ हो। तो अब पहले क्या करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, और वहाँ पे आपको फिर से एक चीज़ दिख रहा है कि b जो है हमारा 3 है,
तो लेट ए एंड बी आर टू नंबर, आर टू पॉजिटिव इंटीजर, जो कि पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं, ठीक है, आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ये सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन, जहाँ पे बी कितना है, बी हमारा 3 हो गया फिक्स। तो ए जो हो गया वो हो गया 1। अब अगेन ये जो है 3q प्लस आर बनेगा। अब 3q प्लस आर है तो 3 कौन कौन आ सकता है, आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 आएगा तब तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ए को हम लिख सकते हैं या तो 3q, या तो ए को लिख सकता हूँ मैं 3q प्लस 1, या तो एट लास्ट ए को लिख सकता हूँ 3q प्लस 2। अब मुझे क्या बोल रहा है कि स्क्वायर करना है पॉजिटिव इंटीजर का, ये तो हुआ पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर अगर मैं करूँ तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3q स्क्वायर। ऐसा क्यों भैया, 3m दिखाना था ना, यहाँ पे m क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर। तो हाँ ये क्या हो गया, ये हो गया 3m, जो कि क्या है इसी का फॉर्म है स्क्वायर का। इसको अगर मैं करूँ तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा, 3q प्लस m का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, आपको लगा फिर से ऑर्डर हो गया, मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको इसके जस्ट बगल में करना है। ए इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर तो हो गया 9q स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 3 6 इंटू क्यू 6q। अगेन आप देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, मैं कॉमन ले लेता हूँ और 1 को वैसे ही छोड़ देता हूँ। तो इसमें से अगर 3 मैं कॉमन ले लिया 3, तो ये क्या बन गया 3q स्क्वायर, ये क्या बन गया 2q, और यहाँ 1 बच गया। तो अगेन ये देखिए 3m प्लस 1 है, जहाँ पे m कौन है, m अगेन m जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ हो, m कुछ भी हो सकता है। तो m यहाँ पे क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहाँ पे m जो है आपको लिखना है तो लिख लीजिए वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ऊपर में लिख सकते हैं। तो ये हो गया ठीक। उसी तरह से आप थर्ड है, इसका स्क्वायर अगर करें तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12। अब बदलेगा नहीं, अब तो नहीं लिख सकता है इसको, नहीं लिख सकते हैं। देखिए अब इसको क्या कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसको इधर कर लेता हूँ और इसको लिखता हूँ 3 प्लस 1, लिख सकता हूँ ना 4 को 3 प्लस 1। हाँ तो अभी देखिए फिर 3 कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3 3 जा 1 प्लस 1, तो ये क्या बन गया अगेन, ये अगेन बन गया 3m प्लस 1। और यही क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि कोई भी जो इंटीजर होता है वो किसका रोब आता है, वो या तो उसका स्क्वायर किया जाए, या तो 3m रहेगा या 3m प्लस 1 रहेगा, जिसको हम दोनों कंडीशन देके चेक कर ले। आप कोई भी हो सकता है, 6m भी हो रहा था तभी वही होता है। अब चलिए ये तो हो गया ठीक है ये कंडीशन पूरा हो गया। अब इसी थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिखाना है क्यूब करके। क्यूब करने में कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्यूब का फार्मूला पता होगा ही, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्यूब का फार्मूला पता है। ए प्लस बी का अगर क्यूब लिखते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, आप 9th में ही पढ़ेंगे। तो आपको ले लेना है एक बार ए ले लेना है 3q, एक बार 3q प्लस 1, एक बार 3q प्लस 2। अच्छा 9 का दिया हुआ है, हाँ तो उसमें आप 3 का भी ले करेंगे, 3 का क्यूब तो 9 हो ही जाएगा, तो आप 3 का भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि 9 में लेके जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो मर्जी हो, तो एक को आप ले सकते हैं या तो 3 के मल्टीपल में या तो 9 के मल्टीपल में, दोनों में आएगा, पर 3 के मल्टीपल में लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा 3m 3m प्लस 1 और 3m प्लस 8 आ जाएगा क्यूब कीजिएगा तो। चलिए ट्राई कीजिए। बाकी एक्सरसाइज 1.1 भी हो गया, एक्सरसाइज 1.4 भी हो गया, आपका जो 9th का कंसेप्ट था वो भी रिवाइज हो गया, यूक्लिड का डिवीजन लेमा जिससे आपको शायद डर लग रहा होगा वो अब नहीं लग रहा होगा, सारे क्वेश्चंस भी हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।